Good morning, students. Today we read on the page number 26, the chapter of second, right in the Indian Constitutions. कि हमारे भारतीय संविधान के जो अधिकार है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. मैं आपको सीधा हिंदी ट्रांसलेट कर रही हूँ. अब देखिए, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ओनली किसी स्पेशल गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है. ये जो है वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में जो गवर्नमेंट की पावर को, उसके बाद सभी सिटीज़न के राइट्स को और सभी के फंडामेंटल राइट्स, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किए जाते हैं और उन पर लिमिटेशंस लगाई जाती है. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स कि जो हमारा अधिकार है वो महत्वपूर्ण क्यों है, किस लिए है, वो हम पढ़ेंगे. अब देखिए 1982 में क्या हुआ था कि जब वो एशियन गेम्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो वहाँ पर सभी गरीबों को वहाँ पर मतलब कि बेरोजगार को रोजगार भी मिल जाए, इसी हिसाब से उनको काम पे भी लगाया गया था और उनको वहाँ पर सैलरी पे की जाती थी. लेकिन गवर्नमेंट ने जितनी सैलरी उनकी डिसाइड की थी उतनी सैलरी उनको नहीं दी जाती थी, उनका जो वेतन था वो कम दिया जाता था. फिर वहाँ पर एक टीम आई जो कि सोशल साइंटिस्ट के थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर दाखिला किया, उन पर केस दर्ज किया कि यहाँ पर जितना वेतन मजदूरों के लिए डिसाइड किया गया उतना वेतन उनको नहीं दिया जाता और ये हमारा फंडामेंटल राइट है. तो उन्होंने उसके मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध उन्होंने ये वायलेंस का केस उन्होंने लगाया और फिर कोर्ट ने ये जो केस था वो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया. उन्होंने सभी वर्कर को उनके जितना वर्क किया था उसके अनुसार जितना उनका वेतन बनता था उनको उतना वेतन दिलवाया. अब वैसे ही एक मेचल लेलंग नाम के एक व्यक्ति थे जो कि 23 ईयर के थे और उनको अरेस्ट कर दिया गया था, जो कि आसम में मोरिकोन डिस्ट्रिक्ट में चुबई विलेज के जिन पर ये चार्ज लगाया गया था कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है बहुत और उसमें उनको बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे वो, कि उन्होंने ऐसा किया नहीं था लेकिन उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया गया था. और फिर उनको जो तेजपुर में मेंटल हॉस्पिटल था, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डलॉय, उस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया. अब उनका जो ट्रीटमेंट वो लगाया गया, जब उनका अच्छे से इलाज हो गया और डॉक्टर ने कह दिया कि वो ठीक है और वो जेल में जा सकते हैं, तो 1966 में उनको वापस से उनको जेल भेजा गया. लेकिन वहाँ पर कोई भी उनका ध्यान देने वाला नहीं था और लेकिन फिर उनको कस्टडी में रखा गया पुलिस की और फिर उनको जुलाई 2005 में उनको वापस जेल से निकाला गया. तो वो 77 ईयर के हो चुके थे. उन्होंने अपने 54 ईयर जो है अपने जेल में बिताए और वो इसलिए क्योंकि उनकी केस की कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं की गई. और वो वहाँ पर रिलीज़ भी तब हुए जब वहाँ जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो टीम थी उनसे इंस्पायर होकर और लोगों ने उनको छुड़वाया, वो टीम ने उनको छुड़वाया. अब मेचल की पूरी लाइफ जो हो गई थी वो वेस्ट हो गई थी. वो क्यों हो गई थी? क्योंकि उन्होंने एक ट्रायल किया था उसके कारण से और वो उनके अगेंस्ट केस कर दिया गया था. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हर सिटीज़न को राइट दिया गया है कि हर व्यक्ति जो अपना लाइफ लिबर्टी जो है वो अच्छे से जी सकता है. उन लाइफ और लिबर्टी का राइट सबको दिया गया है. उसके साथ साथ ही कोई भी अनफेयर का जो वर्क है वो किसी के साथ नहीं कर सकते. तो फिर मेचल ने बताया कि अगर हर व्यक्ति जो है उसको अपने राइट की समझ होगी तो कोई भी व्यक्ति है वो इस तरीके से वो अंदर नहीं जा सकता है. अब वायलेंस के फर्स्ट इंस्टेंस में कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट प्रोवाइड किया गया हर व्यक्ति को. हर व्यक्ति जो है वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग एक फिक्स वेजे से वो तो ले ही सकता है और अगर वो ज़्यादा वर्क करता है तो उसको ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वो उसको उससे उतना कम नहीं दे सकती है. उसके साथ साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी का मतलब कि एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट हमें राइट देती है. तो इन सब बुराइयों से बचने के लिए ये राइट ज़रूरी माने गए हैं. अब आता है हमारे बिल ऑफ राइट्स के अधिकार पत्रों का होना क्यों ज़रूरी है. तो वो इसलिए ज़रूरी है कि मान लो कि अगर हमारे मतलब फर्स्ट तो बिल ऑफ राइट्स क्या है, तो एक ऐसी राइट्स की लिस्ट है जिसके अंदर हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे राइट्स लिखे गए हैं, तो उनको बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है. अब ये जो है सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जिसके हम लोगों के हिंसाओं से, शोषण का शिकार बनने से बच सकते हैं, तो उसके लिए ये राइट्स निकाले गए हैं, बिल ऑफ राइट्स बनाए गए हैं. फिर अब हम पढ़ेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार है. उससे पहले हम पढ़ेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या, मौलिक अधिकार क्या है. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर
वो सारे अधिकार दिए गए हैं जो कि लोगों को सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं, तो वो उन सिटीज़न के फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं। अब हम हमारे फंडामेंटल्स राइट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, जो कि सभी के लिए, हमारी सभी सिटीज़न के लिए समान है और सभी को न्याय मिलता है। अब मुख्य रूप से हमारे 6 राइट्स है: राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार; राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार; राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार; राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार; कल्चरल और एजुकेशन राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार; और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशंस रेमेडीज के संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हम इन अधिकारों को मैं आपको समझाती हूँ। अब फर्स्ट आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी। अब देखो इस समानता के अधिकार के अंदर कोई भी व्यक्ति, उन सभी को समान अधिकार दिए जाते हैं। कोई भी, अगर हमारे भारत संविधान का नागरिक है तो उसमें किसी प्रकार का जाति, धर्म, रंग भेद, लिंग या फिर जन्म स्थल से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको राइट ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। अब इसमें कुछ प्रावधान भी है, जैसे कि कानून के समय सबको समानता दी जाएगी और कानून के द्वारा सभी को समान संरक्षण दिए, मतलब कि सुरक्षा दी जाएगी, और किसी में भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। फिर सभी लोगों को रोजगार के भी समान अवसर दिए जाएंगे। सभी लोग, किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत की कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। अब हम आते हैं हमारे दूसरे अधिकार पर, जो है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने के अधिकार, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसे मन मर्जी, उसमें भी लिमिटेशन है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, कानून की व्यवस्था को बिना ठेस पहुंचाना, यानी कि उसकी स्वतंत्रता से ना तो किसी को नुकसान पहुंचना चाहिए, ना ही कानून व्यवस्था बिगड़नी चाहिए, और ना ही किसी का कार्य रुक सकता है, और ना ही किसी का कार्य बिगड़ना चाहिए, और अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। अब इसमें भी कुछ प्रावधान है, जैसे कि सभी व्यक्ति भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, कि हर व्यक्ति जो है अपने लाइफ में कुछ भी बोलने के लिए, किसी भी व्यक्ति को कुछ अगर कहना है तो उसका अधिकार है। फिर शांतिपूर्वक अगर वो कोई सभा बिठाना चाहता है तो उसका अधिकार है। सभी व्यक्ति को संगठित होने का अधिकार है। फिर भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। वहीं किसी भी भारत में अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो चाहे तो वो किसी भी अदर स्टेट में जाकर भी वो उसको रहने का अधिकार। व्यक्ति चाहे वो पेशा चुनकर और व्यापार करने का अधिकार है। वहीं अपने जीवन की रक्षा करने का अधिकार है, और अभिव्यक्ति और सजा पाए लोगों का भी उसमें अधिकार है। फिर वहीं जीवन का अधिकार भी आता है कि व्यक्ति चाहे वैसे व्यवस्थित रूप से बिना कानून को ठेस पहुंचाए, बिना कोई कानून का नियम तोड़े, वो अपने जीवन को चाहे वैसे आगे बढ़ा सकता है, और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी उसको मिलेगा। फिर जैसे कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो, अगर जैसे कि मान लो किसी ने कोई कानून तोड़ा है, तो अगर वो गिरफ्तार हुआ है तो वो चाहे वो अपने पसंदीदा वकील को बुलाकर अपना बचाव के लिए वकील अरेंज कर सकता है। उसके साथ साथ ही पुलिस भी चाहे तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकती है उसको, और गिरफ्तारी के समय वो अपने घर वालों को सूचित भी कर सकती। तो ये कह सकते हैं हम कि राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को कानून का कोई भी नियम बिना तोड़े अपना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार उसको दिया गया। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट राइट पर, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखते हो हम ऐसे पढ़ते आते हैं कि है ना, कभी कुछ बच्चों को बेचा जाता है, कुछ औरतों को बेचा जाता है, वहीं कहीं कुछ पुरुषों को भी बेचा जाता है, तो उसको मानव व्यापार कहा जाता है। अब अगर ऐसा कार्य किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है या फिर उससे ज़बरदस्ती करवाया जाता है तो उसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहा जाता है, क्योंकि अगर कोई कार्य उससे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है तो वो उसका शोषण कहलाता है। तो एक्ट 23 के अंतर्गत इसमें मानव व्यापार पर और किसी से भी गैरकानूनी कार्य या फिर जबरन कार्य करवाने पर रोक लगाई गई है। वहीं पर जैसे कि बाल मजदूरी है, अगर छोटे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अगर कार्य करवाया जाता है तो ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। उसके साथ साथ ही कि मान लो कोई व्यक्ति चाहे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो भाषा जो है बोल सकता है अपने धर्म को अपना, लेकिन अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई धर्म का पालन करवाना चाहता है तो वो वहाँ पर भी उसका शोषण किया जाता है। तो ये भी शोषण के विरुद्ध हुआ, वो चाहे अपने उस धर्म को अपना सकता है। तो ये हो गया हमारा धार्मिक या स्वतंत्रता का अधिकार। फिर आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अब इस अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति चाहे वो संस्कृति को अपना सकता है अपने भारत में, चाहे उस धर्म
को ले सकता है और हर व्यक्ति को अपनी एजुकेशन लेने का अधिकार है। वहीं साथ में गवर्नमेंट जो है वो 8 तक के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री में पढ़ाती है और गवर्नमेंट स्कूलों में भी बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है। तो सरकार ने ये अधिकार दिया है कि हर बच्चे का अधिकार है कि वह एजुकेशन एडप्ट करे। और फिर आता है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति चाहे वो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहीं पर भी जाकर अगर अपना कोई भी कार्य रुका हुआ है या फिर कहीं पर भी उनके साथ कोई गलत कार्य हुआ है तो वहाँ जाकर पेश हो सकता है। ये हर व्यक्ति को अधिकार दिया गया है और डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाते समय इंडिया के सामने बहुत सारे ऐसे चैलेंज थे कि उन चैलेंज को उनको नागरिकों के लिए पूरा करना था, जिसमें उनको सभी के लिए समानताएं रखनी थी और सभी लोगों नागरिकों के कल्याण के लिए उनको कार्य करना था। ऐसे बहुत सारी नीतियाँ जो है उनको लेके आना, लेकिन साथ साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी जो कि साथ साथ ही उनमें चलती आ रही थी, जो कि फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे निर्णय लेने के पहले सवाल खड़े हो गए थे। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कुछ गाइडलाइंस दी गई कि बिना फोर्स कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी फोर्स के कोई भी कानूनी कार्य जो है तो सरकार की परमिशन से वो कर सकता है और उसमें हर व्यक्ति को जस्टिस, न्याय मिलेगा ही मिलेगा। अब एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो हम उस सोसाइटी में रहते हुए हमारा ये अधिकार है कि हमारे जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट के अंतर्गत जो भी राइट्स दिए गए हम उनको कानून के नियम बिना तोड़े और उन राइट्स का लाभ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी दी जाती है हम उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सारे कार्य डायरेक्ट प्रिंसिपल के अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ ही डायरेक्ट प्रिंसिपल के अंदर राइट टू एजुकेशन इंक्लूड है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस भी ऑल आवर कंट्री, हम हमारे कंट्री में कहीं पर भी इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं परमिशन प्राप्त कर। फिर पर्टिकुलर राइट्स जो है एम्प्लॉयमेंट्स के, गारंटी प्रोग्राम्स के, फिर ये मिड डे मील स्कीम, ये सारे जितने भी स्कीम्स वगैरह निकलती है सारे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। हमारे जो मौलिक अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनके बीच का क्या संबंध है, तो इनका मुख्य संबंध ये है कि इनका जो लक्ष्य है वो एक ही है कि लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, सामाजिक जो इकोनॉमिक, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय जो है वो सबको मिले, सभी के रहने का ढंग अच्छा बने और उसके साथ साथ ही जो डिस्ट्रीब्यूशन के सोर्स है वो भी सभी को प्राप्त हो और सब पूरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे। फिर पॉलिसीज़ है वो भी कुछ समान है कि जो एल्कोहल है वो उसको निषेध किया जाए, उसके साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज जो छोटे छोटे लघु उद्योग है उनको प्रमोट किया जाए और जो केटल्स वगैरह है प्राप्त करते हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, गाँव में पंचायत समिति को प्रमोशन दिया जाए और कुछ नॉन जस्टिकल राइट है जैसे कि सभी को हमारे भारत में कहीं पर भी रहने का अधिकार है, वहीं सभी को समान खाना प्राप्त करने का अधिकार है, वहीं सभी को शोषण और उसके विरुद्ध करने का अधिकार है, अपने कार्य करने का अधिकार है और किसी भी हर बच्चे को पढ़ाने का अधिकार है। उसके साथ साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी प्रॉपर्टी का अधिकार भी दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति नागरिक चाहे तो हमारे इंडिया में किसी भी कोने में, चाहे अदर स्टेट में हो, कहीं पर भी जाकर वो कोई भी प्रॉपर्टी है वो खरीद सकता है या उसको बेच सकता है। और यहीं पर हमारा ये लेसन फिनिश होता है। और जो ये बुक्स के क्वेश्चन है वो और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा सेंड कर दिए जाएंगे। ओके, तो ये 2 चैप्टर जो है ये आपके अभी कंप्लीट हुए हैं जो कि अभी आपके एग्ज़ाम में आएंगे।